गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज आरती सेन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉजिक्स ऑफ फिजिक्स। तो अभी तक हम लोग ओम्स लॉ के बारे में बात कर रहे थे। ओम्स लॉ में हम लोगों ने जाना था कि किस तरीके से वोल्टेज और करंट के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। और उस प्रोपोर्शनल के साइन घटाने के बाद में हमें क्या मिला था, एक रेजिस्टेंस मिला था। ठीक है, वो रेजिस्टेंस हम लोगों ने जाना कि रेजिस्टेंस होता क्या है। ठीक है, और फिर हम लोगों ने अलॉय देखा कि किस तरीके से हम हमारे हिसाब से किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो या दो से अलग टाइप्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल को मिक्स करके एक न्यू सब्सटेंसेस बनाते हैं। उसे हम लोगों ने अलॉय नाम दे दिया। ठीक है, और ऐसे मटेरियल जिनमें रेजिस्टेंस होता है ना, जिनमें रेजिस्ट करने की प्रॉपर्टी होती है, उन्हें हम लोगों ने क्या बोल दिया, रेजिस्टर बोल दिया। अब एक या दो इसके टर्म्स और हैं जिन्हें हमें जानना जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो अब ओम्स लॉ के एक और टॉपिक के बारे में हमें बात करना है। तो एक और टॉपिक या हम लोग सब टॉपिक बोल सकते हैं। देखो, हम लोगों ने ना लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ना ओम्स लॉ से जो हमें एक स्टेटमेंट मिला था वो ये था बेटा, V इज इक्वल टू क्या था बेटा, IR। ठीक है, ये रिलेशन मिला था। इसमें हम लोगों ने जाना था कि वोल्टेज जो होता है वो वोल्टेज और करंट के बीच में प्रोपोर्शनल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। जब हम लोग ने प्रोपोर्शनल के साइन को हटाया तो वहां पे रेजिस्टेंस आया। और ये रेजिस्टेंस क्या था, ये रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर या किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, अपने थ्रू होने वाले इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को क्या कर रहा है, रोक रहा है, रुकावटें पैदा कर रहा है। ठीक है, अब ये जो रुकावटें पैदा करेगा, देखो ये क्या है, ये सब कंडक्टर्स में अलग अलग होगी। ठीक है, तो मैंने बोला कि एक मैंने वायर ले लिया, मान लो L लेंथ का एक वायर ले लिया जिसका A क्रॉस सेक्शन है। मुझे जानना है कि इसमें अगर रेजिस्टेंस है, अगर मैं इसकी लेंथ को, इसकी चौड़ाई को, इन सबको अगर मैं चेंज करूं तो क्या इसके रेजिस्टेंस में कोई फर्क आएगा। मतलब मुझे बेसिकली जानना है कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो किस किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। टॉपिक क्या है हमारा, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। कोई कंडक्टर है, उसका जो उसके जो रेजिस्टेंस है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है वो देखते हैं। सबसे पहला फर्स्ट जो पॉइंट है वो है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो ये किस पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है। मैंने मान लो यहाँ पे दो वायर ले ली कुछ इस तरीके से। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा, ये एक वायर है और ये एक वायर है। ठीक है, यहाँ पर लेंथ तो इक्वल है, लगभग इक्वल है, पर थोड़ा सा क्रॉस सेक्शन का डिफरेंस है। और हाँ, एक चीज और, दोनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं, दोनों मान लो कॉपर के बने हुए हैं या कोई भी अदर एलिमेंट आप अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें जानना है कि क्या लेंथ के साथ ये जो रेजिस्टेंस है उसका क्या रिलेशन है। तो लेंथ के साथ जो इसका रिलेशन है बेटा वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है कि अगर मैं इस कंडक्टर का बेटा क्या कर दूं, लेंथ और ज्यादा इंक्रीज कर दूं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, रुकावटें क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएगी। रुकावटें कैसे बढ़ी, जो जितना छोटा पाथ होगा इलेक्ट्रॉन्स को वन एंड टू लास्ट एंड या अदर एंड तक पहुंचने में उतना कम टाइम लगेगा, उतनी हाईली स्पीड के साथ वो पहुंच जाएगी जितना कम उसका पाथ होगा। अब इन दिस केस अगर मैं क्या कर दूं, मैं उसकी लेंथ को और ज्यादा बढ़ा दी हूं, मैंने और ज्यादा उसकी लेंथ को बढ़ा दिया, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ कोलिजन की जो पॉसिबिलिटी वो बढ़ जाएगी। मैंने आपको बोला था हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उनकी आंखें नहीं होती हैं, वो ऐसे चलते हैं, ऐसे। अब ऐसे चलेंगे तो क्या आएगा, ऐसे चलेंगे तो फिर वो क्या करेंगे, टकराएंगे, कभी इधर टकरा गए, फिर कभी इधर टकरा गए, कभी इधर टकरा गए, और फिर लंबा कर दिया हमने रास्ता और, तो फिर टकराने की जो संभावना है वो और बढ़ गई। अब क्या होएगा, टकराए, जितना ज्यादा टकराओगे उतना अपने पाथ से क्या हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाओगे और उतना लेट आप अपने पाथ पे पहुंचोगे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली उसकी स्पीड क्या हो गई, कम, स्पीड कम होगी। मतलब रेजिस्टेंस चाह क्या रहा था कि रेजिस्टेंस है क्या, रुकावटें पैदा करना, हमारे इलेक्ट्रिसिटी का स्पीड कम हो जाना। तो लेंथ बढ़ाने से क्या हो गया बेटा, हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या जो नंबर ऑफ चार्जेस उसमें जो फ्लो हो रहे थे उनकी स्पीड कम होगी, है ना। करंट क्या हो गया, उसमें फ्लो जो करंट जो उसके थ्रू फ्लो हो रही थी करंट वो कम हो गई, तो करंट फ्लो हो गया, मतलब उसमें रेजिस्टेंस बढ़ गया है, रुकावटें बढ़ गई है। तो आप समझ में आया आपको, लेंथ के साथ हमारा जो रेजिस्टेंस होता है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। अब बात करें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से क्या फर्क पड़ता है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से बहुत फर्क पड़ता है भाई। अब कैसे पड़ता है ये हम लोग पढ़ चुके हैं, कब पढ़ा, फर्स्ट या सेकंड वीडियो में। नहीं देखी है तो आप जाइए, मेरे प्लेलिस्ट में आपको है ना सारी वीडियोस लेक्चर्स मिल जाएंगे अब तक के। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था मेले वाली कहानी,
हमारे दशहरे मेले की कहानी बताई हुई है मैंने, अगर नहीं देखा है ना तो जाके ना, अभी जो दिवाली के पहले आता है मेला तो देख के आना। तो वहां पर होता क्या है एक्चुअली, वहां उसका इससे क्या रिलेशन है वो रिलेशन मैं बताती हूँ। वहां पे दो तरीके का आपको गलियां नजर आएंगी, एक तो वैसे नैरो और एक है भैया चौड़ी सारी, ठीक है। तो अब मैंने बोला कि आपको क्या करना है बेटा, इस एंड टू इस एंड जाना है, ठीक है। आप चाहते हो कि भाई मुझे 9 बजे घर भी पहुंचना है, मुझे पूरा मेला भी देखना है, तो आप कौन सा वाला गली चूज करोगे, ये वाला कि ये वाला? ये वाला। क्यों? क्योंकि आप बोलोगे मैम भीड़ तो है, पर इस वाले में क्या है कि भीड़ तो दोनों में बराबर ही होगी, पर ना स्पेस इसमें ज्यादा होगा क्योंकि चौड़ी है ना। तो यहाँ पे है ना हम लोग क्या है कि बिना धक्का मुक्की के निकल जाएंगे इस एंड से इस एंड। पर यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पे जैसे कि ये स्पीड का, यहाँ पे ये स्पेस कम है ना, तो भीड़ ज्यादा होगी और कंजेस्टेड होगा सब कुछ। फिर कंजेस्टेड होगा तो फिर क्या होगा कि हम लोग है ना इधर उधर टकरा जाएंगे। और पता है कभी कभी तो ऐसा होता है कि सामने वाला चल रहा है और आप भी चल रहे हो, जल्दी जल्दी चल रहे हो, आपके पैर पे किसी ने सॉरी आपकी चप्पल पे किसी ने पैर रख दिया, फिर ऐसा होता है कि दांत फूटते हैं। तो ये चीजें कब होती है, ये चीजें ये टकराने वाली कंडीशन कब हुई, जब आपका ये एरिया क्या हो गया, कम हो गया। तो एरिया कम हुआ तो रेजिस्टेंस क्या हो गया बेटा, बढ़ गया। कहाँ गया, हीरा। तो एरिया कम हुआ तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। इनडायरेक्टली हम लोग ये कह सकते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का इसमें रिलेशन है। और यहाँ पर क्या है, एरिया ज्यादा है तो बस पहलवान की तरह टहलते टहलते चला, इधर उधर देखते लो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉलिजन कम होंगे अब, है ना। और फिर कोई ज्यादा ही अंधा है तो फिर उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये रिलेशन समझ में आया। तो अगर मैं इन दोनों को, दोनों मतलब मान लो मैंने इसको समीकरण 1, ओह सॉरी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मैंने नाम दे दिया, तो दोनों के मैं क्या इस तरीके से लिख सकती हूँ क्या, मैथ्स पढ़िए क्या, हाँ वहाँ पढ़ाते हैं, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। और हमारी फिजिक्स की परंपरा क्या कहती है, हमारी परंपरा हमेशा ये कहती है कि जब जब इस तरीके का प्रोपोर्शनल का साइन हम लोग हटाएंगे और इस तरीके का इक्वल का साइन हम लगाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लगाना पड़ेगा एक कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट, सॉरी बेटा ये रहा, वो कांस्टेंट क्या है हमारा, ये पी नहीं है, देखो पी कैसा बनता है, ए सा, ये क्या है, ए से। तो इसको है ना, ये इसका साउंड क्या है, इसे बोलेंगे क्या, रो, क्या बोलेंगे, रो, ठीक है। रो वाला रो नहीं, रो, ठीक है। तो ये जो रो है, ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। और ये कांस्टेंट कोई ऐसा वैसा कांस्टेंट नहीं है बेटा, ठीक है। ये कांस्टेंट एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, वो क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ पे रो क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर है। मैडम अभी तो आप बोल रहे थे कि प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस होती है जो रेजिस्ट करती है, अभी ये क्या बोल रहे हो। तो इतना जल्दी पेशेंस मत खो, अभी तो वीडियो में आए हो, आगे देखो तो सही, समझाऊंगी रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर क्या होता है, ये नोट कर लो और फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो अब हम लोग पहले रेजिस्टिविटी भी जान लेते हैं, बाकी के पॉइंट्स के बारे में फिर बात करते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी होती क्या है बेटा, इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब कोई एक वायर है, ठीक है, एक यूनिट लेंथ का एक वायर है, ठीक है, जिसका एरिया भी क्या होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए बेटा। और उस वो यूनिट लेंथ का जो वायर है, वो उस वायर में कितना रेजिस्टेंस, कितना अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, वो क्या होती है, रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है। वायर भले अलग अलग आप किसी का भी ले लो, कंडक्टर का लो, इंसुलेटर लो, कुछ भी लो, ठीक है, तीनों में क्या होगी, अलग अलग रेजिस्टिविटी होगी। क्यों? क्योंकि कॉपर क्या है बेटा, कॉपर का मैंने हमेशा से बोला फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स को इजीली कंडक्ट करता है, इजीली फ्लो करता है, तो फिर रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम। रेजिस्टिविटी होती क्या है, दोबारा बोल रही हूँ, रेजिस्टिविटी किसी भी एक यूनिट लेंथ के वायर की क्या होती है बेटा, रेजिस्टेंस होता है। एक वायर का मतलब हम ये कह सकते हैं कि लेंथ का, एक यूनिट लेंथ का एक वायर ले लिया मैंने, अब इस यूनिट लेंथ के वायर में इस एंड से इस एंड तक इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होना है, तो उसे कितने बाधाओं से गुजरना पड़ेगा, कितना रेजिस्टेंस उसको रेजिस्ट करने वाला है उस इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को, वो क्या कहलाता है, रेजिस्टिविटी कहलाती है, ठीक है। और एक बात बताओ, ये जो रेजिस्टिविटी है ना, ये किसकी वजह से, ये जो हमारा मैटर है ना, जिस मैटर से मिलके बना है उसकी वजह से है। अब ये जो रेजिस्टिविटी है ये किसी पे भी डिपेंड नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि लेंथ तो हम लोगों ने पहले बोल दिया कैसे होनी चाहिए, यूनिट लेंथ होनी चाहिए, एरिया कैसा होना चाहिए, यूनिट क्रॉस सेक्शन होना चाहिए। अब आपने मान लो एक यूनिट लेंथ का वायर है, इसका जितना रेजिस्टिविटी होगा बाकी में भी क्या होगा, उतना ही होगा,
तो हम ये कह सकते हैं कि इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द लेंथ और एरिया, लेंथ और एरिया दोनों पे डिपेंड नहीं करता, बट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंसेस एंड टेम्परेचर। हाँ, लेंथ पर तो डिपेंड नहीं करता पर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। कैसे? हीट, इसको वायर को, इस वायर को हीट कर दो, हीट अप कर दो, इसको हीट दे दो, तो फिर क्या होंगे हमारे इलेक्ट्रॉन जो थोड़े से ऐसे बंधे थे, है ना, लो एनर्जी के साथ बैठे थे, उनको क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेंगी, और फिर वो क्या करने लगेंगे? और स्पीड के साथ मूव करने लगेंगे। तुमने देखा होगा ना, वो एक एडवर्टाइजमेंट भी आता है वो ग्लूकोज वाला, ये ऐसा थका आ रहा है, ऐसे चल रहा था, फिर ग्लूकोज पिया और भागने लगा। तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी ये हो जाएगा अगर इस वायर को हमने क्या दे दिया? हीट दे दिया, तो टेम्परेचर इसका हाई कर दिया। तो ये पॉइंट रह गया, इसको समझ लेना पहले। एसआई यूनिट क्या होती है? ओम मीटर। ओम मीटर का हाई कहाँ से? हम लोगों ने अभी एक रिलेशन देखा था, आर प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होता था? लेंथ की प्रोपोर्शनल होता था, और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था? एरिया के। फिर इसका प्रोपोर्शनल का साइन हटाया था तो एक रो आया था इस तरीके से। अब मुझे इस रो की यूनिट निकालनी है, तो क्या करूं? एरिया को इधर भेज दूं, इधर लिखती हूँ, एरिया इधर आ गया और लेंथ किधर आ गई? ये, तो ये रो का फॉर्मूला। अब इनकी यूनिट्स लिखो, आर की यूनिट ओम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट बताओ, लेंथ की यूनिट मीटर। तो इस मीटर से स्क्वायर कैंसिल, तो ओम की मीटर यूनिट क्या है? ओम मीटर, सॉरी रो की रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या है? ओम मीटर। तो ये हम लोगों ने लिख दी। इंसुलेटर्स हैव हाई रेजिस्टिविटी 10 की पावर 10 to the power 12 to 17, while conductor have very low resistivity 10 to the power -8 to -16. लो रेजिस्टिविटी, लो रेजिस्टिविटी मतलब ये क्या करेगा? अपने थ्रू होने वाले करंट को कम रेजिस्ट करेगा, मतलब कंडक्टिविटी हाई होगी, ठीक है, तभी तो कंडक्टर है, तभी तो कंडक्टर कहते हैं इनको। और जो हमारे इंसुलेटर्स होते हैं, देख लो डिफरेंस, देखो तुम कितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी है, कितना ज्यादा रेजिस्ट करेगा ये अपने थ्रू होने वाले इलेक्ट्रॉन्स, अपने थ्रू फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को। समझ में आया? रेजिस्टिविटी समझ में आया? देखो बच्चों को बहुत बार ना कंफ्यूजन हो जाता है रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस तो क्या है? एक पूरा मटेरियल है, एक पूरा एक मैटर है, जिसके थ्रू अगर हम लोग करंट फ्लो करवाएं तो वो कितना क्या करेगा? उसको रेजिस्ट करेगा। पर आपने पूरा वायर ले लिया, उसके एक यूनिट लेंथ की बात कर रही हूं मैं, उस यूनिट लेंथ में अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवा रही हूँ तो उसमें वो इलेक्ट्रॉन्स को कितना क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन्स को कितना ज्यादा रेजिस्ट करेगा, वो क्या है? रेजिस्टिविटी है। जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है? वो डिपेंड करता है किस पे? डिपेंड करता है लेंथ पे करता है, एरिया पे करता है। अभी दो फैक्टर्स और भी है जिनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, बट इस हिसाब से देख लो अभी तो लेंथ पर एरिया पे डिपेंड कर रहा है, जबकि रेजिस्टिविटी किसी पे डिपेंड नहीं करती। इसका एक रीजन और भी है, हम लोगों ने ना जब ये डेरिवेशन किया था तो प्रोपोर्शनल का साइन हटा के रो लिखा था। रो का मतलब क्या है? कि वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब एक वैल्यू फिक्स हो गई, वो चेंज नहीं हो सकती, और ये वैल्यूज फिक्स होती है। कॉपर का अपना रेजिस्टिविटी होता है, जो हमारे अदर मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स है, उनका अपना अलग क्या है? रेजिस्टिविटी है, ठीक है। चलो बाकी फैक्टर्स भी देख लेते हैं किस किस पे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, तो इसको नोट कर लीजिए। तो दो फैक्टर्स हो रहे हैं बच्चों, उनको भी हम लोग देख लेते हैं, कवर कर लेते हैं। तो थर्ड फैक्टर तो हम लोग पढ़ के आए, उसी को मैं रिपीट कर देती हूँ बेटा। जो हमारा रेजिस्टेंस होता है ना बेटा, वो रेजिस्टिविटी पे भी डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी का मीनिंग ये है कि नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, वो कंडक्टर जो है उसका कैसा नेचर है, वो कितना अच्छा कंडक्टर है, कितना हम लोग ये कह सकते हैं कि बैड कंडक्टर है, इंसुलेटर है, ठीक है। और ये फॉर्मूला बिल्कुल डायरेक्टली रिलेशन बता रहा है, रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल दिखाई दे रहा है आपको? रेजिस्टिविटी के, ठीक है। तो ये समझ में आया। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट टेम्परेचर। तो ये एक फॉर्मूला है जो कि आपके अभी सिलेबस में नहीं है, पर ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली एक चीज क्लियर करके दे रहा है। क्या क्लियर करके दे रहा है? कि जो हमारा रेजिस्टेंस है ना, वो टेम्परेचर के क्या है बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर मैं क्या कर दूं, टाइम बढ़ा दूं, तो सॉरी टाइम नहीं है यहाँ पे, टेम्परेचर है, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इनके बीच में क्या है बेटा? प्रोपोर्शनल का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अभी बाकी के जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।